प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विकास के सूचक और राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो आज हम दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या? राजनीतिक विकास के सूचक क्या है, पूरी दुनिया के संदर्भ में बता रहा हूँ यहाँ में, और राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये आज हम दो बातें ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके और सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। सभी विद्यार्थियों की सफलता ही मेरी सफलता है। मेरे विद्यार्थी मेरी ऊर्जा है, मेरे विद्यार्थी मेरी संपत्ति हैं, मेरे विद्यार्थी ही मेरी सब कुछ हैं। इसलिए मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ और डूबता हूँ, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे रूप में मैं राजनीति विज्ञान को समझा सकूं। चलिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने दो पार्ट बनाए हैं। क्या क्या? राजनीतिक विकास के सूचक क्या हैं और राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या समानता और क्या असमानता या अंतर है। चलिए देखो भाई, यहाँ पहले पार्ट में हमने नोट कर दिया है राजनीतिक विकास के सूचक। क्या? राजनीतिक विकास के सूचक मतलब इंडिकेटर्स। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स, सूचक। क्या मतलब है इसका, समझे भाई। वास्तविक रूप में सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, चाहे वह भारतीय राज्य व्यवस्था हो, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था हो, ब्रिटिश राज व्यवस्था हो, जापानी राज व्यवस्था हो, चीन की राजनीतिक व्यवस्था हो, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था हो या किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं। उन कारकों से, उन तत्वों से राज्य व्यवस्था किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होती है। या तो उन कारकों से वास्तव में राजनीति का विकास होता है, या उन कारकों के कारण से वास्तविक रूप में राजनीति का पतन होता है। जब कुछ कारकों से या तत्वों से राजनीतिक व्यवस्था का पतन होता है या राजनीतिक व्यवस्था का ह्रास होता है, जैसा कि हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन का सिद्धांत दिया है, हम उसी तरफ संकेत कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक सूचक। मतलब जिन कारकों से, यहाँ जो ये मैंने आपके लिए 18 कारक नोट किए हैं, इनमें कुछ कारक ऐसे हैं जिनसे राजनीति का विकास होता है और कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे राजनीति का पतन होता है। तो जिन कारकों से, जिन तत्वों से, जिन सूचकों से वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था का पतन होता है, उसे नकारात्मक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक सूचक कहते हैं। उसे नकारात्मक सूचक कहते हैं। जबकि वास्तव में राजनीतिक व्यवस्थाओं में, मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीतिक व्यवस्थाओं में, केवल भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, सभी की बात बोल रहा हूँ मैं। जब राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ कारकों की वजह से राजनीतिक विकास होता है तो उसे सकारात्मक सूचक कहते हैं। मतलब कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनसे राजनीतिक पतन होता है, जिसे नकारात्मक सूचक कहते हैं, और कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्था का विकास होता है, उसे सकारात्मक सूचक कहते हैं। मीन्स
जो ये राजनीतिक विकास के सूचक हैं इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? नकारात्मक सूचक, सकारात्मक सूचक। यस, यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये सूचक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं क्योंकि उनको ये बातें कहीं मिल ही नहीं पाती हैं। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये विशेष प्रयास करके आपके लिए ये सूचक तैयार किए हैं कि आप इन सूचकों के आधार पर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि वहाँ पर राजनीति का विकास हो रहा है या राजनीति का पतन हो रहा है। यस, देखिएगा अब ये जो सूचक हैं इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, नोट कीजिएगा। द वर्ल्ड हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंडिकेटर्स में। क्या बोला है मैंने? द वर्ल्ड हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंडिकेटर्स के अनुसार राजनीतिक विकास के प्रमुख सूचक ये है, अर्थात इनकी संख्या इन्होंने वास्तविक रूप में 18 बताई है और इनका कहना है कि इन 18 सूचकों के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का पतन हो रहा है या फिर उसका विकास हो रहा है। यस, आप प्रयास कीजिएगा, आप इन 18 सूचकों के आधार पर वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का ठीक से अध्ययन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं इन सूचकों के आधार पर कि किस देश की राजनीति का विकास हो रहा है और किस देश की राजनीति का पतन हो रहा है। पॉलिटिकल डी के राजनीतिक पतन। यस, अब देखिएगा नंबर 1, पहला जो सूचक है वो क्या है, नोट कीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। ये मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? केवल आपके लिए ही तो कर रहा हूँ मेरे भाई। नोट कीजिएगा, पहला क्या है? राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु। यस, राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु मतलब आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले पता लगाइए कि वहाँ पर जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी आयु कितनी है, आयु कम है या ज़्यादा है। अगर उनकी आयु कम है, कम समय के लिए संस्थाएं टिक पाती हैं और कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में यदि लंबे समय तक संस्थाएं टिक पाती हैं तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है लंबी अवधि तक कार्य करने वाली संस्थाओं के पास अनुभव होगा तो डेफिनेटली राजनीति का विकास होगा। और जहाँ कम अवधि होती है, जल्दी संस्थाओं का समापन हो जाता है, मतलब उनकी आयु कम होती है, तो वहाँ राजनीतिक विकास में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने देखिए एग्जाम्पल दिया है। पहला सूचक है राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु, दूसरा सूचक है सैन्य शक्ति। हाँ, सैन्य शक्ति से आप पता लगा सकते हैं। यस, किसी देश के अंतर्गत बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति है, किसी के पास सैन्य शक्ति नहीं है। यस, तो जिसके पास सैन्य शक्ति है डेफिनेटली उसकी राजनीतिक विकास होगा, और जिसके पास सैन्य शक्ति नहीं है क्या उसकी राजनीतिक विकास हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई। इस तरीके से अध्ययन कीजिएगा। सैन्य शक्ति दूसरा सूचक, तीसरा शिक्षा पर होने वाला खर्च, चौथा सुरक्षा पर होने वाला व्यय या खर्च, पांचवा सूचक आंतरिक सुरक्षा बल। क्या? आंतरिक सुरक्षा बल। छठा है सरकारी अनुशासनियाँ, सातवां है कार्यकारी व्यवस्थाएं, आठवां है प्रेस की स्वतंत्रता। भाई किसी देश के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता होती है, कहीं पर नहीं होती है, तो इससे भी आप राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन का पता लगा सकते हैं, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक सूचक। अगला 9वां है अनियमित कार्यकारी तबादले। किसी देश के अंतर्गत आए दिन जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं, बिना किसी मतलब के उनका हस्तांतरण होता रहता है, तबादले किए जाते हैं। कुछ देश में ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ ऐसा होता है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो क्या वहाँ की राजनीति विकसित हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे भाई। जैसा हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में अनियमित कार्यकारी तबादले होते रहते हैं हमारे भारत में, तो इसलिए राजनीति विकसित नहीं हो पा रही है। और जहाँ पर वास्तविक रूप में किसी कारण की वजह से बहुत ज़रूरी हो, नियमों को ध्यान में रखते हुए तबादले किए जाते हैं, किए जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बिना किसी मतलब के राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि हस्तांतरण किया जाता है, तबादले किए जाते हैं, तो वो गलत है। 9वां है अनियमित कार्यकारी तबादले। मतदान में भाग लेने वालों की संख्या। 10वां है मतदान में भाग लेने वालों की संख्या, मतलब मतदान का प्रतिशत कितना है। अब देखो यहाँ एक समस्या आ सकती है, जैसे चीन के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत 95% रहता है, तो उसके आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में वहाँ पर राजनीति विकसित होगी। और भारत में मतदान का प्रतिशत 65 से 70 रहता है, तो किसका मतलब भारत की राजनीति विकसित नहीं हो सकती है? नहीं,
वहाँ मतदान में भाग लिया जाता है भय और डर से, जबकि भारत में जो मतदाता होते हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप में करते हैं, निडर रूप में करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए चाहे कम प्रतिशत ही हो लेकिन मतदाता निडर तो हैं, तो यहाँ सारी बातें देखनी होंगी। तो 10वां क्या है, मतदान में भाग लेने वालों की संख्या। इससे भी आप पता लगा सकते हैं किसी देश की जो राजनीति है वो विकसित हो रही है, उसका पतन हो रहा है। 11वां सूचक चुनावों में अनियमितताएं, मतलब कहीं चुनाव में षड्यंत्र तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वास्तविक रूप में चुनाव के अंतर्गत धोखेबाजी तो नहीं हो रही है। इन सब बातों को देखना होगा। तो वास्तविक रूप में चुनाव में अनियमितताएं हो रही हैं तो उस देश की राजनीति विकसित नहीं हो सकती है। और चुनाव में किसी भी रूप में अनियमितताएं नहीं है, नियमों के अनुसार चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ की राजनीति विकसित होगी। मतलब एक एक तत्व में दोनों बातें मिलेंगी आपको। तो चुनाव में अनियमितताएं। 12वां है दलीय गुटबंदी। किसी देश में बहुत ज़्यादा दलीय गुटबंदियाँ होती हैं, किसी देश में दलीय गुटबंदियाँ नहीं होती हैं। जहाँ दलीय गुटबाजियाँ होती हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, वहाँ की राजनीति विकसित होने में दिक्कत आएगी, और जहाँ पर दलीय गुटबंदी नहीं होती है वहाँ की राजनीति डेफिनेटली विकसित होगी। चलिए 13वां है विरोध प्रदर्शन। किसी देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, किसी के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं होते, नाम मात्र के होते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं वहाँ की सिर्फ राजनीति होती है, वहाँ विकसित नहीं हो पाती, जबकि जहाँ नाम मात्र के विरोध प्रदर्शन होते हैं वहाँ राजनीति विकसित हो जाएगी। 14वां है दंगे उपद्रव। किसी देश में बहुत ज़्यादा दंगे उपद्रव होते हैं तो भाई वहाँ की राजनीति का पता नहीं होगा। और किसी देश में वास्तविक रूप में दंगे और उपद्रव नाम मात्र के होते हैं तो वहाँ की राजनीति विकसित होगी। 15वां है सशस्त्र आक्रमण। समझ गए होंगे आप इसका मतलब। 16वां है आंतरिक हिंसा से मौतें। आंतरिक हिंसा से मौतें, भाई किसी भी देश के अंतर्गत आंतरिक रूप में जो हिंसाएं होती हैं उसमें कितनी मौतें होती हैं, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि राजनीतिक विकास है, राजनीतिक पतन है। 17वां है बाहरी हस्तक्षेप। एक देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं क्या किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था के दबाव में आकर के निर्णय लिए जा रहे हैं या वास्तविक रूप में स्वतंत्र रूप में निर्णय लिए जा रहे हैं, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि उस देश की जो राजनीति है वह विकसित है या नहीं है। बाहरी हस्तक्षेप। और 18वां है कार्यपालिका की अवधि का नवीनीकरण। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि ये 18 सूचक हैं, इन सूचकों के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो विकसित है कि नहीं, मतलब वहाँ की राजनीति का विकास हुआ है या नहीं। यस, मैंने यहाँ ये इसलिए नोट किया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा वास्तविक रूप में किस रूप में कार्य किए जा रहे हैं, मतलब यहाँ इनपुट, आउटपुट और फीडबैक समाज, इन तीनों से किस रूप में इसके संबंध जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि किसी देश की राजनीति का विकास हुआ है या उसका पतन हुआ है। तो आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ये 18 सूचक हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक है। 18 में से एक दे दिया जाएगा, 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे, तो आपको 18 के 18 सूचक ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। या ये दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है, मतलब किसी भी रूप में, भाई निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक है या निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है, या कथन के रूप में भी यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये 18 के 18 सूचक नोट करने हैं, कंठस्थ याद कीजिएगा। बहुत अच्छी बात बतलाई आज मैंने ये, ठीक है। ज़्यादातर किताबों में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कीजिएगा। सूचक, इंडिकेटर्स, पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कीजिएगा इन सूचकों के आधार पर। मैंने बहुत प्रयास किया है आपके लिए सूचक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, है ना। इससे संबंधित भी निश्चित रूप में एक प्रश्न पूछा जाता है, और स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर पर तो ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो आपके 2 प्रश्न डेफिनेटली तैयार हो रहे हैं। भाई आपको प्रश्न उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं है। इस रूप में यदि हम औपचारिकता निभाएं तो फिर अब तक तो मैं सिलेबस कभी का कंप्लीट कर दे चुका होता, लेकिन नहीं, हम पूरे राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को तरीके से समझाएंगे। अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर। देखिएगा, जब 2 अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसमें 2 बातें सम्मिलित हो जाती हैं।
कि भाई उन दोनों अवधारणाओं में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है, तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में भी कुछ समानताएं हैं और अंतर तो है ही हैं। अब राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इसके संदर्भ में मैंने वीडियो अपलोड कर ही दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जब राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ ठीक से समझ में आ गया, इसके लक्षण ठीक से समझ में आ गए दोनों के, तो मेरे भाई समानता और असमानता मतलब अंतर को समझने में आपको कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। यस, तो मैंने यहाँ आपके लिए केवल अंतर नोट किए हैं। इन दोनों में समानताएं भी हैं। समानताएं मैं आपको मौखिक रूप में बतला रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये दोनों ही आधुनिक अवधारणाएं हैं। क्या कह रहा हूं मैं? आधुनिक अवधारणाएं हैं। ये दोनों ही गतिशील अवधारणाएं हैं। क्या कह रहा हूं? ये दोनों ही गतिशील अवधारणाएं हैं। इन दोनों ही अवधारणाओं के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को ठीक से समझा जा सकता है। 3 बातें होगी। चौथी बात, इन दोनों ही अवधारणाओं को विकासशील देशों की राजनीतियों को समझने में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में अगली समानता क्या है? राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनमें इतना मौलिक अंतर नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण राजनीतिक विकास में स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। वास्तव में ये कुछ समानताएं हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में क्या समानताएं हैं, इसे आप ठीक से समझ गए होंगे। चाहें तो ये 5 बातें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने नोट किया यहाँ राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसमें मैंने 8 बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं। इन 8 बिंदुओं को तरीके से आप समझिएगा। ये दोनों अवधारणाएं आसानी से समझ जाएंगे मेरे भाई। अगर आपने पीछे इसका अर्थ, परिभाषा कुछ भी नहीं समझा है तो आप इसके अंतर को समझ जाइएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। और समानताएं मैंने बता दी कि दोनों में क्या समानताएं हैं, फिर आपको कहीं दिक्कत आ ही नहीं सकती। चलिए नोट कीजिएगा। पहला अंतर है, राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो व्यापक अवधारणा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो सीमित अवधारणा है। अब देखिएगा, राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो व्यापक अवधारणा इसलिए है क्योंकि वास्तविक रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा में राजनीतिक आधुनिकीकरण स्वतः ही सम्मिलित हो जाता है। कैसे? जैसे कि विद्वान है जागवा राइब कहते हैं कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण और संस्थाकरण का जोड़ है। संस्थाकरण का जोड़ है। तो वास्तव में संस्थाकरण के ऊपर तो राजनीतिक विकास जोर देता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण को जागवा राइब इसमें सम्मिलित कर ही लिया है। तो इसलिए वास्तव में राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो व्यापक अवधारणा है, परंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा सीमित अवधारणा है। अर्थात इसमें उतने व्यापक रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है जितना कि राजनीतिक विकास में किया जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसकी विपरीत स्थिति बताई और ये भी कहा है कि भी राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो सीमित है और राजनीतिक आधुनिकीकरण का अवधारणा वो व्यापक अवधारणा है। कैसे कहा है उन्होंने? देखिए, तो विद्वान मतभेद है। तो कैसे कहा उन्होंने? भाई, उनका कहना है कि राजनीतिक विकास में संरचनाओं के संस्थाकरण पर जोर दिया जाता है। क्या? संरचनाओं के संस्थाकरण पर जोर दिया जाता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में वास्तविक रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन के ऊपर बल दिया जाता है। तो यहाँ जो ये अध्ययन किया जा रहा है ये अपने आप में औपचारिक अध्ययन बन जाता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण में जो सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा है वो वास्तविक अध्ययन बन जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि गलत बात है, राजनीतिक आधुनिकीकरण तो व्यापक अवधारणा है और राजनीतिक विकास सीमित अवधारणा है। खैर,
ये विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम तो निचोड़ रूप में बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई तो यही है, राजनीतिक विकास की अवधारणा व्यापक है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा सीमित अवधारणा है। एग्जाम में आ जाए तो आपको ये बात नोट करनी है, व्यापक अवधारणा राजनीतिक विकास और सीमित अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण। यस। दूसरा, अब देखो यहाँ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इसी बिंदु में आप नोट कर सकते हैं। पहले में सीमित अवधारणा में एक विद्वान है M.N. श्रीनिवासन, नोट कीजिएगा M.N. श्रीनिवासन। उन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण को सामाजिक प्रगति का अवतार कहा है। ये एग्जाम पूछा जाता है। क्या कहा है मैंने? एक विद्वान है M.N. श्रीनिवासन, इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण को सामाजिक प्रगति का अवतार कहा है। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? अंतर राजनीति का संस्थापन आवश्यक नहीं। मतलब भाई राजनीतिक विकास में तो वास्तविक रूप में जो संरचनाएं होती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन संरचनाओं का वास्तव में संस्थापन किया जाता है, संस्थानीकरण किया जाता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में, जैसा आपने आमंड पावेल के राजनीतिक विकास के लक्षण जब मैंने समझाए तो उस समय ध्यान दिया होगा कि इन्होंने 3 लक्षण बतलाए थे। क्या क्या बतलाए थे? भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्ता और संस्कृति का लौकिकीकरण। तो पहला जो लक्षण बतलाया राजनीतिक विकास का आमंड पावेल ने, वो क्या है? भूमिका विभिन्नीकरण। किसका भूमिका विभिन्नीकरण भाई? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कि इनके द्वारा अपने से संबंधित कार्य को व्यवहारिक रूप में किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक विकास तो वास्तव में राजनीति का संस्थापन है, मतलब संरचनाओं का संस्थानीकरण करता है। ये नोट कीजिएगा, संस्थानीकरण करता है। जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीति का संस्थापन हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वास्तविक रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। यहाँ संरचनाओं के संस्थापन पर बल नहीं दिया जाता है। किसमें? राजनीतिक आधुनिकीकरण। यस, नोट कीजिएगा। तीसरा जो अंतर है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नोट कीजिएगा, स्वायत्त अवधारणा, स्वायत्ता का अभाव। यस, देखो वास्तविक रूप में जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है ना, वो स्वायत्त है, स्वतंत्र है। मतलब ये केवल राजनीति के विकास के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, साफ कह देते हैं। जैसे लुशियन पाई ने अपने 3 लक्षण बताए राजनीतिक विकास के, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। इसमें इनका किसी अन्य आयामों से, सामाजिक आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में यदि समानता है, वह राजनीतिक व्यवस्था क्षमतावान है, और इसी के साथ में वहाँ संरचना का विभिन्नीकरण हो गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग रूप में स्थापना कर दी गई है, तो डेफिनेटली उस देश की राजनीति विकसित होगी। तो यहाँ ये स्वायत्त अवधारणा, स्वतंत्र है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। यस, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अवधारणा ये स्वायत्तता का अभाव है। क्यों भाई? आपने राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ और परिभाषा में देखा होगा, मैंने समझाया था। जैसे डॉक्टर S.P. वर्मा कहते हैं अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में, कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुस्तरीय प्रक्रिया है। मतलब इनका कहना है कि राजनीति में आधुनिकीकरण तभी हो पाएगा जबकि सामाजिक स्तर पर परिवर्तन हो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवर्तन हो, आर्थिक स्तर पर परिवर्तन हो, जनसंख्या के स्तर पर परिवर्तन हो। क्या कर रहा हूं मैं? जनसंख्या के स्तर पर परिवर्तन हो और बौद्धिक स्तर पर परिवर्तन हो। मतलब इन 5 स्तरों में यदि परिवर्तन होगा तो ही राजनीति का आधुनिकीकरण होगा, अन्यथा राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं होगा। तो ये तो किसी अन्य के ऊपर निर्भर है, इसलिए इसमें स्वायत्तता का अभाव है। यस। चौथा नोट कीजिएगा, चौथा है अंतर है लक्षणों को मापना सरल, लक्षणों को मापना कठिन। मतलब राजनीतिक विकास के जो लक्षण है इनको मापा जा सकता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों को मापा नहीं जा सकता। कैसे? जैसे हम लुशियन पाई के लक्षण लेते हैं। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने लक्षण बतलाए? 3। यस, क्या क्या? समानता, क्षमता, संरचनात्मक विभिन्नीकरण। तो भाई इनको मापा जा सकता है, किसी भी देश में कितनी समानता है, कितनी असमानता है, किसी भी देश में
जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कितनी क्षमतावान है, किसी भी देश में वास्तविक रूप में जो विभिन्नीकरण संरचनाओं का वह कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसको मापा जा सकता है। मतलब समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के आधार पर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को हम ठीक से समझ सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों को नहीं मापा जा सकता है। कैसे? जैसे इसमें ये कहा जाता है कि भी राज्य और समाज, इन दोनों को पारस्परिक संबंध में वृद्धि हो, मतलब राज्य की समाज तक पहुंचो, समाज के राज्य तक पहुंचो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्रीय शक्ति का समाज तक पहुंचना या पूरे देश के ऊपर केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण स्थापित होना। इसी के साथ में इसका लक्षण माना जाता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का। क्या माना जाता है कि जो परंपरागत अभिजन हैं उनकी शक्ति का पतन होना, उनकी शक्तियों का पतन होना। इसी के साथ में वास्तविक रूप में यहाँ जन कल्याण से संबंधित कार्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब मूल बात तो यहाँ ये है कि परंपरागत शक्ति संरचनाओं के जो स्रोत होते हैं उनका धीरे धीरे पतन हो और आधुनिक संरचनाओं की शक्ति में वृद्धि हो। तो ये ऐसे लक्षण हैं, इनको मापा नहीं जा सकता है। यस, इनको मापा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको राजनीतिक विकास के लक्षण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। यदि दोनों के लक्षण ठीक से समझ गए तो आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है। मैंने दोनों के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, पांचवा क्या है? पांचवा अंतर सुनिश्चित अवस्थाएं, सुनिश्चित अवस्थाओं का अभाव। यस, क्या मतलब हुआ? देखो, राजनीतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं ये सुनिश्चित हैं। कैसे? भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं या चरण या स्तर के बारे में अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। सुनिश्चित अवस्थाएं जैसे आमंड एवं पावेल ने, क्या कह रहा हूँ, आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। राज्य निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, क्या कह रहा हूँ, राज्य निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, सहभागिता और वितरण, ये क्रम से हैं। जैसे आमंड एवं पावेल का कहना है कि किसी भी देश की राजनीति तभी विकसित होगी जबकि क्रम से इन चरणों से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था गुजरे। मतलब सबसे पहले राज्य का निर्माण हो, मतलब एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया जाए, पूरे भूभाग पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण हो, राज्य का निर्माण हो, फिर राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण होने के बाद में फिर क्या हो, जन सहभागिता पर बल दिया जाए, जन सहभागिता हो पूरी होने के बाद में फिर वितरण के ऊपर बल दिया जाए, न्यायपूर्वक तरीके से वितरण किया जाए सेवाओं और जो है मतलब जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनका न्यायपूर्वक तरीके से वितरण किया जाए। तो राजनीतिक विकास की सुनिश्चित अवस्थाएं विद्वानों ने बताई हैं। मैंने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं या चरण के नाम से अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, अपने लिस्ट में देखिएगा। अब देखिएगा, इधर आइए, सुनिश्चित अवस्थाओं का अभाव। हाँ, राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो अवस्थाएं हैं वास्तविक रूप में इन अवस्थाओं का सुनिश्चित रूप में वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ एक क्रम बताया गया है। बाकी इस तरीके से नहीं कहा गया है कि जैसे राजनीतिक विकास की जो आमंड एवं पावेल ने अवस्थाएं बताई, उनका कहना है कि इन चरणों से क्रमबद्ध रूप में गुजरा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई राज्य का निर्माण हो गया उसके बाद में राष्ट्र के निर्माण को छोड़ दिया जाए और जन सहभागिता पर बल दिया जाए। नो, पहले पहला चरण पूरा हो, मतलब भाई राष्ट्र का निर्माण पूरा होने के बाद में पहला आएगा राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण पूरा होने के बाद में राष्ट्र का निर्माण हो। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले राज्य का निर्माण हो, मतलब एक केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण हो देश के ऊपर, तो उसके बाद में राष्ट्र का निर्माण हो, मतलब जनता की जो मनोवृत्तियाँ हैं उनमें परिवर्तन आ जाए, मतलब उनकी निष्ठा का केंद्र बदल जाए। निष्ठा केंद्र का मतलब एक परिवार के प्रति निष्ठावान ना होकर के वास्तविक रूप में जहाँ जो
वहाँ विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, उनके प्रति निष्ठावान हो, और इससे आगे बढ़ते हैं तो पूरे देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसके बाद में जनता की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, मतलब राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता को सम्मिलित कर लिया जाए। 3 चरण पूरे हो गए, उसके बाद वितरण के ऊपर बल दिया जाए। जबकि होता क्या है विकासशील देशों में कि चारों चरण हो गया तो एक साथ लेकर चला जाता है, या पहला चरण पूरा होगा दूसरे को छोड़ दिया जाता है, तीसरे के ऊपर बल दिया जाता है। इसलिए विकासशील देशों की राजनीतियाँ विकसित नहीं हो पा रही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप नोट कीजिएगा, राजनीतिक विकास सुनिश्चित अवस्थाएं हैं इसमें, और राजनीतिक आधुनिकीकरण में सुनिश्चित अवस्थाएं नहीं है। या छठा, प्रगति और अधः पतन दोनों संभव है। और ये क्या है, आधुनिकीकृत अवस्था, मतलब राजनीतिक विकास के अंतर्गत क्या होगा कि जो विकास होता है वो विकास से प्रगति भी हो सकती है और उस विकास से पतन भी हो सकता है। जैसे हेंटिगटन ने राजनीतिक पतन का सिद्धांत दिया है ना भाई, इनका कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास से राजनीतिक विकास ही हो, उससे पतन भी हो सकता है। मतलब राजनीतिक विकास की अवधारणा में आगे भी बढ़ा जा सकता है और पीछे की तरफ भी जाया जा सकता है। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विकास भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है। जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा के अंतर्गत निश्चित रूप से जो ये प्रक्रिया है ये आगे की तरफ ही जाएगी, पीछे की तरफ नहीं आएगी। इसमें प्रगति ही होगी। क्या कह रहा हूँ, इसमें प्रगति ही होगी, पतन नहीं होगा। जबकि इसमें प्रगति भी हो सकती है और पतन भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन का सिद्धांत क्यों दिया था? इसलिए तो दिया था। ठीक है, और सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के क्या चरण बतलाए हैं और उन चरणों को उसी अनुरूप यदि नहीं अपनाया जाता किसी देश में तो निश्चित रूप से वहाँ की राजनीति का पतन होगा। अब ये क्या चरण है, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के नाम से हमने वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, में राजनीति विज्ञान की संपूर्ण बातें समझाऊंगा आपको। चलिए, सातवां क्या है, सातवां अंतर स्थैतिकता बोधक और परिवर्तन बोधक। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वास्तव में ये कभी कभी जो स्थायित्व होता है उसके ऊपर बल देती है। प्रगति हो को जरूरी नहीं है। जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा ही होगा। क्या कह रहा हूँ, निश्चित रूप में परिवर्तन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है वो संरचनाओं के संस्थानीकरण पर बल देता है, संस्थानीकरण पर बल देता है। तो इसलिए वास्तविक रूप में ये केवल एक वास्तविक अध्ययन पर बल देता है, वास्तविक अध्ययन पर बल देता है। क्या कह रहा हूँ, वास्तविक अध्ययन पर बल देता है। जबकि यहाँ परिवर्तन संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में मूल्यात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो इसलिए आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये स्थैतिकता का बोधक है, स्थायित्व का बोधक है, यथास्थिति का बोधक भी हो सकता है। मतलब वर्तमान स्थिति को बनाए रखना, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें परिवर्तन ही हो, परंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण में निश्चित रूप में परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए तो आप इस बात को यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं भाई। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों ही परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया होते हुए भी ये दोनों में समानता है परिवर्तन की प्रक्रिया की, दोनों में ही वास्तविक रूप परिवर्तन तो होता ही होता है। लेकिन राजनीतिक विकास में कुछ जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो सकता है यथास्थिति को बनाए रखने पर बल दे दिया जाए, लेकिन आधुनिकीकरण में परिवर्तन होगा ही होगा। यस, अंतिम आठवां अंतर, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया उल्टनीय है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उल्टनीय नहीं है। क्या मतलब हुआ? मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात कि पीछे मैंने किसी न किसी रूप में समझा दी ये बात। क्या मतलब हुआ, समझो भाई। राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उल्टनीय भी हो सकती है। इसका क्या मतलब, उल्टनीय मतलब राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में विकास भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं कि विकास ही होगा, इसमें पतन भी हो सकता है। समझ रहे या नहीं? जैसे सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपने राजनीतिक विकास के चरणों के अंतर्गत ये बातें समझाई हैं। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ सारी बातें यदि हम डिटेल्स लेंगे तो फिर पूरी वीडियो बन जाएगी इस एक बिंदु के ऊपर ही। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उल्टनीय नहीं हो सकती। क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उल्टनीय नहीं हो सकती। उल्टनीय नहीं हो सकती, नोट कीजिएगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उल्टनीय नहीं हो सकती। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उलट नहीं सकती, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नोट कर रखा है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उलट नहीं सकती। उलट नहीं सकती इसका मतलब क्या है? देखो भाई, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में तो विकास भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित रूप से प्रगति ही होगी, विकास ही होगा, आगे की तरफ ही बढ़ा जाएगा, ये पीछे की तरफ नहीं आएगी। इसमें समाज का बिगाड़ नहीं हो सकता, इसमें समाज व्यवस्था का विघटन पतन नहीं हो सकता, इसमें राजनीति का पतन नहीं हो सकता। वास्तव में यहाँ जो परिवर्तन होगा वो विवेकपूर्वक तरीके से होता है, बुद्धिमत्तापूर्वक तरीके से होता है, तर्क संगत तरीके से होता है। इसलिए इसमें वास्तविक रूप में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन से विकास होगा ही होगा, इसमें पतन नहीं होगा। क्या करूँ मैं? पतन नहीं होगा। तो क्या समझे? राजनीतिक विकास की प्रक्रिया उल्टनीय, मतलब राजनीतिक विकास की प्रक्रिया उलट सकती है। भाई, विकास भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है। पतन भी हो सकता है, इसका मतलब वो उल्टनीय है, पीछे भी आ सकती है। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उलट नहीं सकती, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन होगा उसमें विकास ही होगा, प्रगति ही होगी, इसमें पतन नहीं होगा। ये हो गया आपका राजनीतिक विकास के इंडिकेटर्स, सूचक, और राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या अंतर हैं और क्या समानताएं हैं। समानताएं हमने नोट नहीं की हैं, परंतु मैंने 6 बातें आपको बता दी हैं। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। बाकी इतना महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप इसे नोट करें, बाकी आपके ऊपर, आपकी इच्छा। तो आशा करता हूँ कि दोनों बातें आज ठीक से समझ गए होंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके पास हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। मेरे विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।